Students, today we are going to do next technique of material control, that is economic order quantity. पहले जो हमने टेक्निक की थी मटेरियल कंट्रोल की वो थी लेवल सेटिंग. उसमें हम वेरियस लेवल सेट कर लेते हैं कि कितना हमारा मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, कितना हमारा मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए, किस लेवल पे पहुंच के हमने अगला ऑर्डर प्लेस करना है, री ऑर्डर लेवल, कितनी क्वांटिटी मंगवानी है. और फिर उसमें था कि भी कैसे हमने अपना मतलब एक डेंजर लेवल फिक्स करना है, एक एवरेज स्टॉक लेवल फिक्स करना है. तो अब मटेरियल कंट्रोल की सेकंड टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसका जनरली क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम्स में. तो अब देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जो हमें अपने एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवानी चाहिए जिसको मंगवाना हमारे लिए इकोनॉमिकल रहे. मतलब हम कितनी क्वांटिटी मंगवाएं जिसे मंगवाना हमारे लिए सस्ता पड़े. अगर हम उससे ज़्यादा भी मंगवाएंगे तो भी हमें कॉस्टली पड़ेगा, अगर हम उस क्वांटिटी से कम मंगवाएंगे तो भी हमें कॉस्टली पड़ेगा. तो ये एक तरह का मतलब ऑप्टिमम पॉइंट है. जैसे हम इकोनॉमिक्स में फाइंड आउट करते हैं कि एक ऑप्टिमम पॉइंट है, उसी तरह ये कह लो कि ये एक ऑप्टिमम क्वांटिटी है जो हमें अपने एक ऑर्डर में मंगवानी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम. तो ही हमें उतनी क्वांटिटी को मंगवाने पे ही हमें सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पड़ेगी, वही हमारे लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होएगी. अब देखो जब भी हमने कोई अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि भी हमें क्या क्या खर्चे पड़ रहे हैं, जब भी हमें अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जिसमें हमने टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करनी है. तो मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट होती है उसके 3 हिस्से होते हैं. मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे हैं हम एक तरह से. तो मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं मटेरियल की कॉस्ट के. एक तो मटेरियल का जो परचेज प्राइस है, तो मटेरियल का जो परचेज प्राइस है मतलब उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट आप कह सकते हो, मटेरियल को एक्वायर करने की, परचेज करने की जो कॉस्ट है. दूसरा है उस मटेरियल को जब आपने ऑर्डर करना है तो आपको उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी. फिर क्या है, जब मटेरियल आ गया तो आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा, तो आपको उसकी कैरिंग कॉस्ट या फिर दूसरा नेम और क्या है, आपको उसकी होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी. तो इस तरह से हम मटेरियल कॉस्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं. एक है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट, दूसरी है उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ होल्डिंग कॉस्ट. अब ये एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, जैसे सपोज कर लो, सबसे पहले अब हम एक्विजिशन कॉस्ट देखते हैं. सपोज कर लो कि भी मैंने 5000 यूनिट्स बाय करने हैं मटेरियल के और जो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट है दैट इज़ ₹10. तो इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी. सो अब टोटल मटेरियल कॉस्ट हमें पड़ेगी 5000 इंटू 10 इज इक्वल टू ₹50,000. ये है हमारी मटेरियल की जो हमें एक्विजिशन कॉस्ट या फिर कह लो परचेज कॉस्ट पड़ी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो जब हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है तब हमें कॉस्ट पड़ती है, ऑर्डर प्लेस करने भी कॉस्ट पड़ती है. जैसे जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो उसके लिए टेलीफोन का इस्तेमाल हो सकता है, टेलीफोन चार्जेस, बाय पोस्ट जैसे पहले होता था तो पोस्टेज का खर्चा है, उसको लिखना, उसको हैंडल करना, तो उसमें हमें कुछ तरह का सामान यूज़ करना पड़ता है तो स्टेशनरी कॉस्ट पड़ती है. तो इस तरह से ये खर्चा एक ऑर्डरिंग का हमें पड़ा. और दूसरा आप कह सकते हो जैसे मेल की आपने, ईमेल का जो हमें एक्सपेंडिचर पड़ा. एंड नंबर 2 आप कह सकते हो कि आपने स्टाफ अपॉइंट किया इसके लिए जो ऑर्डर प्लेस करेगा,
फिर पहले उसने ऑर्डर प्लेस करने हैं, फिर उस ऑर्डर को रिसीव करना है, फिर जब माल आ जाएगा तो उसको फिर इंस्पेक्ट करना है, देखना है जैसे हमने सामान मंगवाया था, जितना मटेरियल मंगवाया था हमें वैसा ही मटेरियल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है कि मंगवाया कुछ और हो और रिसीव कुछ और हुआ हो, या क्वांटिटी कम मिली हो, या क्वालिटी ठीक ना हो। और फिर इस तरह से उसको इंस्पेक्ट करने के लिए भी आपको किसी पर्सन को ड्यूटी देनी पड़ेगी, उस पर्सन को फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपकी सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ती है। नाउ थर्ड वन इज़, जो ये थी हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट वाज सेकंड। नाउ थर्ड कॉस्ट इज़ कैरिंग कॉस्ट। अब ये जो कैरिंग कॉस्ट होती है इसको होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। नाम से ही पता लगता है स्टॉक को कैरी करने की, स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट। जैसे अब हमने पहले ही सामान मटेरियल मंगवा के रख लिया तो उस मटेरियल की जो स्टोरेज कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ रही है। आपने मान लो वेयर हाउस जो है वो रेंट पे लिया, उसका जो रेंट होएगा, चाहे आपका अपना भी वेयर हाउस हो, देखो वेयर हाउस के बाहर कोई वेयर हाउस कीपर बैठाओगे जो सारे उसकी टेक केयर, तो मतलब उसकी जो सैलरी आप पे करोगे, उसको जो वेजेस पे करोगे, फिर उस वेयर हाउस के अंदर आपने उसकी मेंटेनेंस भी रखनी है, तो मेंटेनेंस चार्जेस जो पड़ेंगे ताकि पिलफ्रेज ना हो, थेफ्ट ना हो, सामान आपका ख़राब ना हो, ऑब्सोलीट ना हो जाए पड़ा पड़ा। उसके अलावा आपने कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे हमारे स्टॉक की। कुछ सामान पड़ा पड़ा आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, तो कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। उसी तरह देखो, जो पैसा आपने पहले ही मटेरियल ख़रीद के ब्लॉक कर लिया वही पैसा कहीं और भी इन्वेस्ट हो सकता था, जहां इन्वेस्ट करके आपको कुछ इंटरेस्ट आता, कुछ इनकम आती। तो जो भी इंटरेस्ट आपने लूज़ किया, जो भी इंटरेस्ट आपने सेक्रीफाइस किया ड्यू टू मनी ब्लॉक्ड इन मटेरियल, मतलब ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ गई आपको, वो आपने जो लॉस्ट कर दी, तो ये भी इसी में ही कैरिंग कॉस्ट में ही डाल लोगे। फिर उसके बाद आपने डिटोरिएशन से बचाना है मटेरियल को, फिर जहाँ आपने स्टोर करने हैं कॉस्ट ऑफ बिन्स एंड रैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ सकती है रिलेटिंग टू स्टॉक। आपको ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर से लेके जाने की कॉस्ट इंकर करनी पड़ सकती है। फिर सामान की वेयर हाउस की आपने इंश्योरेंस करवाई तो इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ गई। फिर कोई पर्सन अपॉइंट करा जो इनका सारा हिसाब रखता था, जो देखता था कितना माल आ रहा है कितना जा रहा है, उसको भी आप वेजेस सैलरीज पे करते थे, तो क्लरिकल कॉस्ट आपको पड़ गई। उसी तरह कुछ सामान आपका पड़ा ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन फैशन, ड्यू टू चेंज इन प्रोसेस, कुछ सामान आपका ऑब्सोलीट हो गया, तो कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलेंस, जो ऑब्सोलेंस के कारण आपको नुकसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्या होती हैं, हमारी कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा बनती हैं। ये सारी चीज़ें, ये तीनों कॉस्ट जब हम निकाल लेते हैं, इन तीनों कॉस्ट को ऐड करके, मतलब जो हमने परचेज प्राइस देखना है कितना मटेरियल कितने का आ रहा है, जो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ी और जो आपको होल्डिंग कॉस्ट पड़ी, इन तीनों को ऐड करके बनती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और अब ईओक्यू क्या है?
EOQ कहता है कि भी हमें उतनी ही क्वांटिटी एक बार में मंगवानी चाहिए, ऑर्डर करनी चाहिए, जिसको मंगवाने पे हमें हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम पड़े। ये जो हमारा खर्चा है EOQ लेवल पे बिल्कुल मिनिमम होगा। कहाँ कितनी क्वांटिटी हम मंगवाएं ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट पड़े, जिसको मंगवाना हमारे लिए इकोनॉमिकल रहे। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ EOQ। तो EOQ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2CO/I, where C stands for annual consumption of material। इसको आप किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि ये हमारी एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है, या फिर वो एनुअल डिमांड भी लिख सकते हैं। तो C की जगह आप D भी लिख सकते हो, ये भी फार्मूला बन सकता है 2DO/I। उसके बाद O है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की जो हमें कॉस्ट पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ I इज़ होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। और ये हमने याद रखना है कि ये कॉस्ट हमेशा हमने पर यूनिट एंड पर एनम ही लेनी है। इस तरह से हम EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक है, जिससे हम देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम EOQ के अकॉर्डिंगली ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे तो हमें कॉस्ट हमेशा ज़्यादा पड़ेगी, चाहे आप उस EOQ से कम यूनिट्स मंगवाओ चाहे ज़्यादा मंगवाओ, तो आपको कॉस्ट हमेशा ज़्यादा ही पड़ेगी। बेटर यही होएगा कि EOQ पे ही जितने यूनिट्स आएँ उतने ही ऑर्डर हमें एक बार में मंगवाने चाहिए। लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ आपके क्वेश्चन में, तो ही आप EOQ पॉलिसी फॉलो करोगे, मतलब EOQ के अकॉर्डिंग ऑर्डर करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट आ गया तो फिर उस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम अब वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट EOQ। तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है 1600 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट है 40, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर है 50, एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे EOQ। तो ये फार्मूले में हम पुट कर देंगे। हमें क्वेश्चन में C क्या है, एनुअल कंजम्पशन, वो गिवन है 1600 यूनिट, एक ऑर्डर की कॉस्ट गिवन है ₹50, और I एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इन्वेंट्री वैल्यू क्या होती है, जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट होती है, एक मटेरियल को बाय करने की जो कॉस्ट होती है, तो वो हमें गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है ₹40। 40 का 10% करेंगे, और ये जो परसेंटेज है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, ये एनुअल है, तो पर एनम तो ये है ही, और जब हमने इसको एक यूनिट की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पर यूनिट भी होएगी। बस आपने ये याद रखना है कि जो भी हमने कैरिंग कॉस्ट लेनी है वो पर यूनिट लेनी है और पर एनम लेनी है। तो जब आप इसे यूनिट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पर यूनिट हो जाएगी, और परसेंटेज आपकी ऑलरेडी पर एनम है तो ये पर एनम ही होएगी। फिर ये सारी चीज़ों को हम फार्मूले में पुट कर देंगे तो EOQ की वैल्यू आ जाएगी 200 यूनिट्स। अब आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जो EOQ की बेसिक निशानी होती है। मैंने आपको बताया कि जो मटेरियल की कॉस्ट है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होती है मटेरियल कॉस्ट, दूसरी हमने पढ़ी कैरिंग कॉस्ट, और तीसरी हमने पढ़ी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जो EOQ एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल होगा वो इक्वल होएगा टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट के। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट इक्वल होएंगी।
already we have discussed कि cost of material consist of 3 parts: purchase price, ordering cost and holding cost. तो आपको पता लग जाएगा कि EOQ आपका ठीक निकला है कि नहीं जिस लेवल पे आपकी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल होल्डिंग कॉस्ट है वो इक्वल आएंगी, सेम आएंगी, तो फिर वो ही हमारा EOQ का लेवल होएगा. ऐसे हो ही नहीं सकता कि भी EOQ हो और वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ और हो और होल्डिंग कॉस्ट कुछ और हो. मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इंडिविजुअली नहीं आपने इसे देखना. सो अगर यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.